विहान का गुस्सा उसकी आंखों से साफ दिख रहा था, जिससे देखने के बाद अनिका की सरप्राइज थी। लेकिन अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से इम्प्रेस किया। उसके बाद नक्स ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली, जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की कड़ी खोटी सुनने के बाद अब नक्स कोई बात नहीं करना चाहता था। यही वजह थी कि उसे विहान की आवाज़ को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। नक्स का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्स का पीछा किया। और इससे पहले कि नक्स लिफ्ट में जाता, विहान ने उसका हाथ पकड़ कर उसे रोकते हुए कहा, अबे भाग कहाँ रहा है? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कब से तुझे आवाज़ दे रहा हूँ, बहरा है क्या? विहान नक्स के ठीक सामने था और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई थी। नक्स ने उसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब यह नहीं कि नक्स डर गया था। वैसे भी अब नक्स को किसी से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि नक्स अभी भी शांत था, इसलिए विहान को बोलने का एक और मौका मिल गया। तूने मेरे ही सामने मेरे गिफ्ट का मजाक कैसे उड़ाया? दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तू खुद को भी बेच देगा तब भी उस हार को नहीं खरीद पाएगा। बड़ा आया बात करता है। और दूसरी बात, मुझे तेरी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा गोल। नक्स अभी भी सबके सामने हंगामा करने के मूड में नहीं था, लेकिन जब कोई आपकी खामोशी का फ़ायदा उठाने लगे तो बोलना ज़रूरी हो जाता है। नक्स ने अपनी उंगली उठाई और पीछे की ओर इशारा करते हुए बोलना शुरू किया। पहली बात तो ये, जो पीछे खड़ी है ना, ये मेरी बीवी है। तू तो अच्छा होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, मेरी बीवी को तुम जैसे इंसान से हीरे का हार लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसे लाकर दे सकता हूँ। इसलिए अपना ढोंगी दिखावा बंद करो। यह कहकर नक्स ने अपनी एक नज़र पीछे की ओर घुमाई और अनिका को देख कर मुस्कुराते हुए बोला, और हाँ, तीसरी बात, अगर जेब में नोट ना हो तो चिल्लर बजाकर दिखावा नहीं करते। नक्स ने विमान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्स ने विमान को एक बाजू धकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्स के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। इससे पहले कि अनिका विहान से कुछ कहती, विहान ने तुरंत ही लिफ्ट का बटन दबाया और लिफ्ट के अंदर चला गया। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। यह एनजी कॉरपोरेशन अनिका का ऑफिस था, जिसकी चेयरमैन अनिका थी। अपने केबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। उसकी जलती आंखों के सामने सिर्फ नक्स का चेहरा घूम रहा था और वो जिसका नक्स के बारे में सोच रही थी, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे, उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक़ रखता है। और जब यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया और आज विहान ना सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मैनेजर, इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही भर करता है और अनिका को इसकी बहुत ज़रूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़
बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था, लेकिन नर्स ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। क्या ज़रूरत थी उसे विहान से ऐसा कुछ कहने की? हर भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर इसका ईगो हर्ट करने की क्या ज़रूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी अपना शेयर इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अब अनिका उसे कैसे मनाएगी? अगर गलती से उसने अपना पैसा रिटर्न करने के लिए कहा तो एनजी कॉरपोरेशन तो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। उसके बाद क्या होगा? जावेरी खानदान का कौन संभालेगा? ये सोचते सोचते अनिका को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। असल में गलती उसी की है। वो क्यों नक्स को इन दोनों के बीच में लाई? क्या जरूरत थी नक्स को ऑफिस साथ लाने की? अगर वो आज नक्स को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। एनजी कॉरपोरेशन के ऑफिस के बाहर आकर नक्स काफ़ी खुला खुला महसूस कर रहा था। सुबह की अच्छी शुरुआत हुई थी और नक्स इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्स का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। यस मिस्टर भानुशाली, मैं अभी आपको ही कॉल करने वाला था। कॉल करते ही नक्स ने अपने दादाजी से कहा, अच्छा नक्स बेटा, क्या तुम्हें अपने दादाजी की याद नहीं आई? जैसे ही यशवर्धन ने यह कहा वैसे ही नक्स ने हंसते हुए जवाब दिया, हा 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 हा, अच्छा मजाक कर लेते हैं अब मैं जानता हूँ कि आपने भी मुझे किसी काम से ही कॉल किया है, उसी तरह मैं भी आपको काम से ही कॉल करने वाला था। नक्स की बात सुनकर यशवर्धन के चेहरे की खुशी अचानक से गायब हो गई थी। अच्छा ठीक है, तो फिर काम की ही बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के नए CEO की कुर्सी पर बैठने वाले हो। उससे पहले मैंने आज एक खास इंसान के साथ तुम्हारी मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस व्हाट्सअप कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार मिल लो। यशवर्धन ने कहा, ठीक है, मुझे किसी से भी मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपको मेरी 2 शर्तें और पूरी करनी होंगी। पहली तो ये कि मुझे आज किसी भी हाल में रेयर डायमंड नेकलेस चाहिए, और दूसरी मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। यह शर्त भी उतनी ही खास है और काम जल्दी हो जाना चाहिए। नक्स पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्स, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड बढ़ती जा रही है? अभी तो तुम्हें भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया है। पता नहीं ज्वाइन करने के बाद तुम क्या करोगे? कक्कड़ आवाज में यशवर्धन ने कहा, मेरी डिमांड्स बढ़ रही हैं। आपने भी तो यह मीटिंग अपनी किसी डिमांड को पूरी करने के लिए ही फिक्स की होगी। कम ऑन दादाजी, इट्स इज ऑलवेज गिव एंड टेक। मैं आपको मेरी दूसरी शर्त व्हाट्सअप कर रहा हूँ, जस्ट डू द नीडफुल। यह कहकर नक्स ने कॉल कट कर दिया था। तुम बहुत बड़े। इससे पहले कि यशवर्धन अपनी बात कह पाता, उन्हें बीबी की टोन सुनाई देने लगती है। नक्स उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करा रहा था और यशवर्धन उस एहसास को दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्स ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेज आए हुए हैं, एक उसके दादाजी का और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपये भेजे थे और लिखा था, माल जाओ और जाकर कुछ अच्छे कपड़े खरीद लो। मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली को तुम्हारी वजह से और शर्मिंदा होना पड़े। जहाँ देखो भिखारियों की तरह रहते हो। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्स की वजह से उसे काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्स को इस बार
पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेट्स के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता था। ओह बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपये भेजने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। मैसेज करने के बाद नक्श ने अपना फ़ोन जेब में रख कर और सड़क के किनारे जाकर टैक्सी रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही टैक्सी आकर रुकी, वैसे ही नक्श उस टैक्सी में बैठा और टैक्सी ड्राइवर से बोला, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी गुजरात की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरी सोसाइटी में से एक थी। इस सोसाइटी में 4 स्विमिंग पूल थे, जिनका पब्लिक एक्सेस था, और अमीरों के लिए अलग से पूल विला भी थे, कुछ पेंट हाउस भी थे। सारे घर बहुत ही शानदार थे और इस सोसाइटी से पूरी सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उनकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किस से मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन जब नक्श वहां पहुंचा तो पुल विला के गार्डन में बैठे आदमी को देखकर उसका गुस्सा उबाल मारने लगा। उसने सोचा ही नहीं कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। यह जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था और नक्श ने तो अपने कदम भी मोड़ लिए थे। लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज़ सुनाई पड़ी, नक्श, पिछली बार मैं तुमसे लगभग 2.5 साल पहले मिला था। तुम पहले से काफ़ी अच्छे और कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो। अब चूंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का वेट करना चाहता था। नक्श के कदम दर्पण भानुशाली की तरफ बढ़ने लगे थे। हालांकि नक्श ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, इसलिए उन्हें देखे बिना ही नक्श ने कहा, दर्पण काका, तुम्हें सीधा पॉइंट पर आऊँ। ने बताया कि भानुशाली फैमिली को अब मुझसे क्या चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपसे बात करके मैं डर कर भानुशाली ग्रुप का नया CEO बनने से मना कर दूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, कोई डाउट मत रखना। दर्पण भानुशाली के सामने अपनी दो टूक बात करने के बाद नक्श के कदम गार्डन से होते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे थे। लेकिन इससे पहले ही नक्श दरवाजे पर पहुंचता, 2 हट्टे गार्ड उसके सामने आकर खड़े हो गए। इन 2 हट्टे गार्ड्स को देखकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी और इसी मुस्कान को बरकरार रखते हुए उसने अपने चाचा की तरफ देखा और कहा, आपको पता है ना कि आप मुझे ज़्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चाहे आपने जिस भी मकसद से मुझे यहाँ बुलाया हो, यह मत भूलिए कि मेरे पास खैतान एंटरप्राइज के शेयर हैं, जिसको खरीदने के लिए आपने और दादाजी ने मेरे पापा को मना किया था। और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन आज वही शेयर आपकी भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज को बेचने वाले हैं, और अगर मुझे कुछ हो गया तो जो आप चाहते हैं वो फिर आपके लाख कोशिश के बाद भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब फिजूल की कोशिश ना करे तो ही ठीक होगा। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनी पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेस को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन लेने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप के CEO नक्श के पिता यानी जितेंद्र भाई भानुशाली थे। जितेंद्र भाई को बिजनेस की सारी ABCD पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खैतान एंटरप्राइजेज के 40% शेयर खरीद
लिए उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन यह बात दर्पण भानुशाली को यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेंद्र भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखाया दिया। जितेंद्र भाई ने जाने के बाद नक्स के चाचा दर्पण भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाली, लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था और जब उन्हें पता चला कि जितेंद्र भाई के खरीद शेयर आज मार्केट में तहलका मचा रहे हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्स की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्स के अंदर ये है पावरफुल चेंज क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्स के दोनों हाथ में और अभी नक्स से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता। नक्स की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक रह गए। उन्हें सोचा नहीं था कि नक्स को खैतान एंटरप्राइजेज के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्स को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्स निकला पक्का हुआ बादाम। अब उनके पास नक्स से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। उन्हें दोनों गार्ड को इशारा करते हुए उन्होंने नक्स के रास्ते से हटने के लिए कहा और जैसे ही वो दोनों गार्ड हटे वैसे ही नक्स के कदम उस पुल विला के बाहर की तरफ बढ़ने लगे। गोल्डन डोमेन सोसाइटी के बाहर आने के बाद जब नक्स ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था जिसमें लिखा था, अबे तो कहाँ रह गया है, आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्स कहाँ जाने वाला था? नक्स के किस दोस्त की एंट्री होने वाली थी? क्या नक्स आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ तो उस डिनर पार्टी में क्या होगा? क्या यशवर्धन नक्स की रेयर डायमंड नेकलेस वाली शर्त को पूरा करेंगे? उसकी दूसरी शर्त क्या होगी? क्या नक्स के चाचा नक्स को ऐसे सीईओ बनने देंगे या फिर वो उसकी चाल को समझ नहीं पा रहा है?